जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसा शख्स है जो कि जमीन से उठ करके आसमान तक आ गया है, जिसने अपना नाम एक कचरा चुनने वाले से लेकर के ऐसे इतिहास में लिख दिया है जो कि कोई नहीं कर पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल्याण जी जाना की, जिनको गरीबों का एक्टर कहा जाता है। आज हम उनसे बातें करेंगे और इस जर्नी में क्या-क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आई हैं, कौन-कौन लोग उनके साथ रहे हैं, कौन-कौन उनकी टीम का हिस्सा है। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी इस जर्नी के बारे में। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अबीर भाई। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम और आपको एडवांस ईद मुबारक हो। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपको गरीबों का एक्टर कहा जाता है। जी। ये टाइटल आपको कहाँ मिला और किसने दिया? गरीबों के एक्टर इसलिए मुझे दिया है, देखिए क्या होता है मालूम है सर, बहुत सारे एक्टर हैं। जी। तो जो गरीब लोग हैं, मतलब गरीब मतलब मुझे फैन्स हैं मेरे, गरीब नहीं मान मतलब जो गरीब जो ही हैं सारे, कोई रईस नहीं है नहीं, आपका फैन। नहीं सब है। तो वो बर्थडे पार्टी हो गया, शादी हो गया, तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, तो वहाँ जाके कुछ कॉमेडी कर लेता हूँ, कुछ डांस कर लेता हूँ। तो बोलते हैं यार कोई तो एक्टर तो है, जो हमारे बीच में आके डांस भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं और फ़ोन नंबर भी है मेरे मोबाइल पे। तो लोगों ने जब उनके पास गया, जो उनको दिल गार्डन गार्डन हो गया, तब उन्होंने एक नाम दिया, जो आप हमारे गरीबों के एक्टर हैं। तो आज गूगल ने भी वही गरीबों के एक्टर, अगर आप गरीब लिखोगे गूगल पे, तो गरीबों के एक्टर अपने आप ऊपर आ जाता है। तो थैंक यू फॉर गूगल और मेरे जितने भी मेरे फैन्स हैं, क्योंकि एक नाम है मेरा कल्याण जी जाना, वो डालने से सब कुछ आता है, लेकिन तभी भी गरीब डालने से सीधा सबसे ऊपर आता है गरीबों के एक्टर। तो इसीलिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ तमाम मेरे फैन्स को और गूगल को। आप मुंबई जैसे शहर में, जी, जहाँ पर जी, लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, आप वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से भंडारा चला रहे हैं, जी। तो कहाँ से आता है ये सब? इतना धन आप कमा चुके हैं, नहीं, धन तो मैंने नहीं कमाया, लेकिन लोगों का मैंने प्यार बहुत कमाया है मैंने। लेकिन कोई बड़ा-बड़ा फ़िल्म स्टार, बड़ा उद्योगपति ये सब नहीं कर पा रहा है। जी, आप कैसे कर पा रहे हैं? जी। मैंने जब मैं एक 4 तक पढ़ा हुआ है, एक अनपढ़ गँवार जब इस मुंबई शहर में आते हैं और इस मुंबई शहर में आने के बाद जब ये खाने के लिए कुछ नहीं होते हैं, जब इसके पास कुछ नहीं, हिंदी बोलना भी नहीं आता था मुझे, मैं तो बंगाली आदमी हूँ, बंगाली बोलता था यहाँ पर, लोग समझता नहीं था मुझे। इस मुंबई शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है सर, इसलिए इस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ। मुंबई के माता रानी को मैं नमन करता हूँ, हाजी अली को मैं नमन करता हूँ। जब मैं इस मुंबई में आया तो मुझे खाना जब नहीं मिला, तो मैं कचरा चुना करता था। तो मुझे आज भी याद है, जुहू चौपाटी में सी प्रिंसेस होटल के बाहर एक कचरा डब्बा हुआ करता था। मतलब 4 बजे वो खाना आता था ब्लैक थैली में, उसको हम फाड़ के खाना खाते थे, 4 बजे तक वेट करता था मैं। मतलब कि भूख कितनी भी तेज़ लगी हो, जी, लेकिन आपको ये पता था कि उतने बजे कचरे की गाड़ी आएगी, जी। तब आपको खाना खाना है। खाना खाना, यस, बहुत आपने सही बोला है। तो वो देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ और मेरा देखिए पूरा रोंगटा मेरा मेरा खड़ा हो रहा है सर। सर मैं 4 लोग थे हम लोग। सबसे पहला मेरा जॉब था कचरा चुनने का। उसके बाद मैं लोगों का पैर मालिश किया, फूल बेचा, हार बेचा। कांदिवली में शंकर गली में मैंने फूल बेचता था। मैंने गजदर बाँध में मैंने फूल बेचा है। वहाँ पे मैं ऑटो साफ़ करता था और सब जानता है मुझे, हर एरिया के लोग जानते हैं मुझे। और मैं जुहू चौपाटी में लोगों की पैर मालिश करता था, तो ऐसे पैर मालिश करके ऐसा लात मार देता था। तो मैं पलटी होते मैं गिरता था, तो मैं रोता था, बोलता था, "हे भगवान अगर तुम हो, तो मुझे कुछ बना दो।" उसके बाद मतलब पैर मालिश करने के बाद भी मुझे पैसा नहीं मिलता था। तो तभी जुहू चौपाटी यहाँ पे था, अभी शिफ्ट हो गया कोने में। तभी बहुत खूबसूरत लगता था जुहू चौपाटी। उसके बाद जुहू चौपाटी में काफ़ी सारे वो जगह पे मैं खड़ा होता था, तो उन लोग वहाँ पे भाजी पाव मुझे देता था, मैं खा लेता था। तो ऐसे लाइफ़ शुरू करते जब मैंने देखा जो ये अन्न, मतलब जो खाने के लिए मैं कचरा से खाना खाता था, तो मैं छुप-छुप के डांस देखा, मैं डांस मास्टर बना, उसके बाद मैं एक्टर बना। अगर भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने मुझे कुछ दिया, तो मैं वो दिन याद करता हूँ जो भाई मेरे को खाने के लिए मेरे पास नहीं था। मैं कचरा से खाना खाता था। लेकिन आज प्रभु ने, भगवान ने, महादेव ने मुझे कुछ दिया तो मैं किसी को कुछ क्यों नहीं खिला सकता हूँ मैं। हाँ, हालाँकि मुझे बहुत कुछ कम दिया है, लेकिन दिया तो सही। कचरा वाले से आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो कुछ तो दिया है। तो मेरा मन ये बोलता है सर, अगर भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने किसी को भी दिया है सर,
अपनी कमाई का 1% दान करना चाहिए। और भी इस समय, किस समय? कोविड-19 समय में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। घर में लोग ये नहीं बोल रहा है जो मुझे पैसा दो, जी। मेरे रूम का भाड़ा दो, लाइट बिल दो। लोग ये बोल रहे हैं सर, जो मुझे खाना दो। सर आप बिलीव नहीं कर पाएगा, ऐसे-ऐसे लोग मुझे फ़ोन करता है सर, बोलता है कल्याण जी अगर मैं आज मुझे नहीं दोगे ना अनाज, सर मैं रात को खाना नहीं खा पाएगा सर। सर मैं कल मीरा रोड में सर आपको मैं बताता हूँ, मैं रोया हूँ सर लिटरली। एक राइटर, बड़ा राइटर, सर वो रास्ते पे खड़ा है। मतलब जाना मेरे को आने को लेट हो गया था सर, 10 मिनट लेट हो गया था और वो आधा घंटे से वो मेरी पहले से वो खड़े हैं, जब मुझे अनाज मिलेगा। मतलब जिस तरह से आप कचरे की गाड़ी जब आएगी उसमें खाना चुनेंगे, जी, उसी तरह से भूख इंसान को उस कदर मजबूर कर देती है जी। कि वो लोग भी आपका वेट कर रहे थे कि कोई फरिश्ता आएगा आया और मुझे हमें अन्न दे करके जी, जाएगा। जी, जी। बहुत वो मतलब मेरे तो बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं सर, इस लॉकडाउन ने फ़िल्म इंडस्ट्री को तो पूरा एकदम तोड़ दिया सर। मैं तमाम इस कैमरा से, इस आपकी आपके चैनल से तमाम मैं बोलना चाहता हूँ सर मैं, सही आप सभी से मैं हाथ जोड़ता हूँ मैं। तमाम जो कलाकार हैं, चाहे वो बड़े स्टार हैं, चाहे वो टीवी स्टार है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो कॉमेडियन है। देखिए पूरी बॉडी बदन में देखिए मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो रहा है सर। क्योंकि मैं वो ग्राउंड लेवल में देखा हूँ। मैं उनको देखा हूँ, जो मैं घर तक मैं जा के दे रहा था मैं सर। मैं उनका जज़्बात को उनकी मैं आँखों देखा हूँ सर, वो रो रहे थे जब मैं दे रहा था तो वो ऐसा हाथ उसका कँप रहा था। बोले सर थैंक यू। मतलब एक आदमी अनाज के लिए 10 बार वो थैंक यू बोल रहा है और आप अनाज हम लोग कितने का दे रहे हैं? ₹1000 का भी नहीं। लेकिन वो 10 बार थैंक यू बोला ₹1000 के लिए, वो अनाज के लिए। तो मैं तमाम जितने भी स्टार हैं, तमाम जितने भी मेरी फ़िल्म लाइन के जितनी भी जिसको भगवान अल्लाह ने सब कुछ दिया, मैं चाहता हूँ हाथ जोड़ के चाहता हूँ, इस वक़्त ज़रूरत है आपका। हमारी फ़िल्म लाइन के तमाम जो जो वर्कर है, आर्टिस्ट है, वो ज़रूरत है उनके साथ आप खाली खड़े रहिए। हमारी फ़िल्म लाइन में हमारे आदमी अगर खड़ा नहीं रहेगा तो कौन खड़ा रहेगा? हम इस फ़िल्म लाइन में हैं। मैं सभी से बोलता हूँ प्लीज़ एक बार खड़ा हो जाओ। आप दादा साहेब फाल्के जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, उनके नाम से भी एक अवार्ड शो चलाते हैं, एक एनजीओ भी है। इसमें क्या-क्या वर्क करते हैं आप? सर दादा साहेब फाल्के एक मैं कान पकड़ता सर, वो एक हमारे जन्मदाता है। दादा साहेब फाल्के जब जब उसने फ़िल्म इंडस्ट्री को बनाया था, डॉक्टर हरिश्चंद्र फ़िल्म का नाम था। 1913 में फ़िल्म बनाए थे उन्होंने। दादा साहेब फाल्के भी घर-घर जाके लोगों को अनाज देता था सर और वो भी खाना खिलाता था सर। मेरा खाली एक ही बोलना है सर, दादा साहेब फाल्के की मैं उनकी राह में मैं चल रहा हूँ क्योंकि वो भी गरीबों को खाना खिलाते थे। दादा साहेब फाल्के के नाम से 6-7 अवार्ड शो होता है। मैं तमाम वो जो अवार्ड शो करता है मैं उनको भी बोलता हूँ सर मैं आपके चैनल के माध्यम से। जी। कहाँ हो आज तुम लोग? बड़े-बड़े शो करते हो, बड़े-बड़े आपके पास स्पॉन्सर होता है, बड़े-बड़े स्टार को आप अवार्ड देते हो, आज कहाँ हो तुम? दादा साहेब फाल्के के नाम पे तुम शो करते हो ना, लाखों रुपए कमाते हो ना, जो भी कमाओ ना कमाओ लेकिन करते हो ना, पैसा आता है ना स्पॉन्सर का पैसा। तो आज कहाँ हो? दादा साहेब फाल्के के नाम से शो करके आप अपने को ब्रांड बनाते हो। आज आओ ना, आओ, हम सब मिल के करेंगे ना। जैसा मेरा एक एनजीओ है, आप एक शो करते हो, मैं शो करता हूँ। अगर हम सब साथ मिल मिल जाए, तो हम कम से कम लोगों तक हम अनाज दे सकते हैं। आज मैं सब तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना फंड नहीं है। मेरा एनजीओ नया-नया है और मुझे कोई फंड नहीं आ रहा किसी से। तो मैं चाहता हूँ आप सब मिलते हम, मेरे पीछे पड़ते हैं लोग, कल्याण जी ये कर रहा है, अरे कर रहा है ना कल्याण जी, पीछे मत पड़ो, साथ में आओ, गले मिलो, हम साथ में करते हैं। मुझे खाली आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना है, जितने भी अवार्ड शो करते हैं, अगर थोड़ा भी आपने कमाया, तो प्लीज़ आप आइए। ये जो हमारा एनजीओ है सर, दादा साहेब फाल्के जी। आइकॉन अवार्ड फिल्म्स, डीपीआईएफ, ये ऐसा एनजीओ है सर, ये हिंदुस्तान का पहला एनजीओ जो दादा साहेब फाल्के जी के नाम से है। और इस एनजीओ ने निर्णय लिया है जो मेरी मेरी वाइफ ने क्या बोला जो पिछले साल जब हम अवार्ड दे रहे थे, मतलब सबको अनाज दे रहे थे पिछले साल, जी। तो मेरी मेरी वाइफ का नाम है अंकिता जाना, तो उन्होंने बोला, "आपने तो अनाज वो दे दिया, अब क्या?" तो हमने एक भंडारा शुरू किया, नया साल से,
6 तारीख से और आप भी आए थे। वो 6 तारीख से हमने एक भंडारा शुरू किया। हर रोज़ 12 बजे जो भी इस शहर में स्ट्रगल करते हैं, जो भी इस शहर में स्ट्रगल करते हैं, चाहे कोई भी हो, वो आ जाओ 12 बजे अंधेरी आदर्श नगर में सिग्नल पे, आप खाना खा के जाओ। हमने वो शुरू किया, हमने वादा किया और वो शुरू कर दिया। हमने दूसरा दादा साहब फाल्के के नाम से हमने युद्ध लड़ रहे हैं। इस इंडस्ट्री को जन्मदाता उसको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने वाले को भारत रत्न मिल रहा है। मतलब जिसने बनाया उसको नहीं मिल रहा है और जो इसमें काम कर रहा है उसको मिल गया है। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, भारत रत्न अवार्ड दादा साहेब फाल्के को क्यों नहीं मिल रहा है? ये ये मेरा बड़ा ही बात आपने बिल्कुल सही कही है। जी, जिनके नाम पर ये इंडस्ट्री बनी है, जी, जो इसके जन्मदाता हैं, जी, उनके नाम पर यहाँ पर एक भी प्रतिमा नहीं है जी, और इसका बीड़ा आपने उठाया है। इंडस्ट्री के बड़े-बड़े मेगा स्टार, सुपरस्टार भी ये मुद्दा नहीं उठा पाए हैं। जी। तो ये ख़्याल कैसे आया आपको कि मुंबई के अंदर दादा साहेब फाल्के जी की एक बड़ी-सी प्रतिमा हो या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? मोहब्बत है सर उनसे, सच्चा मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, क्योंकि वही जन्मदाता है हमारे इंडस्ट्री का। बस एक ही राजनीति है, मैंने उनसे मोहब्बत हो गया सर। एक गर्लफ्रेंड से होता है, एक बीवी से होता है। गर्लफ्रेंड भी है आपकी, गर्लफ्रेंड एक ही थे, अंकिता जो और अब जीवन संगिनी बन गई हैं? जी, 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 जी। और मोहब्बत इसलिए हुआ है उनसे, इसीलिए मैंने ऐसा 4-5 पॉइंट महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के मनसे के नेता राज ठाकरे साहब, इन सभी के पास जाके ये हमने प्रस्ताव को रखा, जी। जो इस मुंबई शहर में दादा साहेब फाल्के का प्रतिमा क्यों नहीं है? तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन 15 फुट का पुतला बांद्रा बैनिस्टन में हम लोग उसका करेंगे उद्घाटन और आप सभी का प्यार चाहिए। दादा साहेब फाल्के का फोटो क्यों नहीं है? वो तमाम स्टूडियो में, तमाम वो जहाँ पे शूटिंग होता है, तमाम वो जगह पे जहाँ पर उसकी नाम से पैसा कमा रहे हैं आज इंडस्ट्री में, उनका फोटो क्यों नहीं है? दादा साहेब फाल्के का फोटो क्यों नहीं आता जब फ़िल्म शुरू होता है, जन गण मन अधि के बाद? दादा साहेब फाल्के को वो क्यों नहीं उस उस सम्मान दिया जा रहा है, जो आज आने वाली पीढ़ी, जो एक्टर बनने आते हैं, उनको पता ही नहीं वो दादा साहेब फाल्के कौन है? मतलब जिसने जन्म दिया उसको पता ही नहीं है, हम सब भूल चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ उसको मैं ज़िंदा करूँ, क्योंकि उनसे मेरा मोहब्बत हो गया है। और दूसरा मोहब्बत ये है सर, दादा साहेब फाल्के का जितने भी मेरा पॉइंट है, वो मैं लेके ही छोड़ेगा सर। चाहे मेरा ऊपर गोली चल जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। आप पर हमेशा आरोप लगते रहते हैं जी। कि भाई कल्याण जी जाना कहीं न कहीं झोलझाल करने में लगे हुए हैं, दादा साहब के नाम को बेचने में लगे हुए हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा नाम है, जिन्होंने लाखों लोगों को रोज़गार दिया है, जी, नाम दिया है। जी, आज आप जिस मुकाम पर हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। जी, आप एक्टिंग करते हैं, आप जी, गाना गाते हैं, जी, आप सोशल मीडिया पर हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। जी, तो ये क्या एक कचरा चुनने वाले से लेकर के जी, आज आप अवार्ड फंक्शन करते हैं, एक एनजीओ चला रहे हैं, जी, लोगों को फ्री में भोजन करा रहे हैं, राशन वितरित कर रहे हैं। तो ये सब जो रास्ता है, जी, कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में आपको भी राजनेता बनना है, आपको भी पॉलिटिक्स जॉइन करनी है कि भई ये रास्ता मैंने अपना लिया है और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी जो सीढ़ियाँ हैं, वो छत तक जाने के लिए तैयार कर ली हैं। जी। आने वाले टाइम में आप भी राजनीति जॉइन कर लें। ऐसा तो नहीं इस पब्लिक का जो आपके फैन्स हैं, इनका कहीं न कहीं बेवकूफ़ बन जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा मुझे। ऐसा नहीं है। जैसा आपने पहला पूछा जो भाई कलांजी जी किसी को बेवकूफ़ बना रहा है या क्या कर रहा है। कम से कम बेवकूफ़ बना के तो कम से कम किसी पेट तो भर रहा है। यहाँ पे बेवकूफ़ बन के अपने घर में पैसे लेके जाता है। अपने घर भरता है। मतलब हर सवाल का जवाब है, जी। कल्याण जी जाना। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कम से कम बेवकूफ़ बना के मैं कैमरा के माध्यम से बताता हूँ, जब बेवकूफ़ बना के कम से कम तो आदमी को अनाज तो दे रहा है। रोज़ तो भंडारा तो कर रहा है कम से कम। चाहे किसकी बेवकूफ़ बनाए और बेवकूफ़ भी बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कल्याण जी भाई जाके बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ बनने वाला बेवकूफ़ ही बन रहा है। वो दे रहा है और कल्याण जी उसको दुनिया को दान कर रहा है। इसके अलावा जैसा आपने पूछा जो पॉलिटिकल्स में आना चाहता है क्या है ऐसे। तो हमारा अवार्ड शो जो है मेरा 4 अवार्ड शो होता है सर। जी। 6-7 होता है अवार्ड शो। अभी अभी मेरा लाइन लगा दी। यस, यस छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड है मेरा अभी।
अभी लॉकडाउन हो गया तो हम उसको आगे करेंगे, है जी। ना? इसके बाद हम लोग कर रहा है नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड जिसमें हम 120 नारी को सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं बिज़नेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड जो ऑल जो बिज़नेसमैन जो उनके माँ-बाप ने घर में पोता मार के, झाड़ू मार के जो उनको पढ़ाया, आज वो बिज़नेसमैन बना, ऐसे बिज़नेसमैन को हम सम्मान कर रहे हैं जो आज 800-500 करोड़ के मतलब जो मालिक बिल्कुल हैं। छोटे-छोटे गाँव से आए जी, हैं, जिनका परिवार बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जी। उन लोगों को चुन-चुन करके चुन-चुन के उनको बिज़नेस अवार्ड देंगे आप। अवार्ड देता है और उसके बाद इस साल का लास्ट मेरा शो है दादा साहब फाल्के आइकॉन फ़िल्म डीपीआईएफ इस साल का सबसे बड़ा शो 24th नवंबर दुबई, दुबई की मतलब धरती डायरेक्ट डायरेक्ट दुबई, हिंदुस्तान से दुबई, दुबई। क्या बात है! या इतनी लंबी छलांग, जी, जी, जी। इसका मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं आप। नहीं, ये भी तो मोहब्बत है सर आप सभी का। क्योंकि जब तक मोहब्बत ना तो फाइनेंस आता ही नहीं है सर। तो दादा साहब फाल्के फाल्के से मेरा मोहब्बत है, वही मुझे लेके जा रहा है। आप लोगों से मेरा मोहब्बत है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मोहब्बत कर लो सर किसी को, तो सपोर्ट ज़रूर मिल जाता है। तो दादा साहब फाल्के से मेरा मोहब्बत है। उनकी आशीर्वाद, उनकी दुआ मुझे आज दुबई तक लेके जा रहा है। पता नहीं है वो दुबई के बाद मैं और कहाँ चला जाऊँ, लेकिन बस अच्छा काम करना चाह रहा हूँ मैं। और दादा साहेब फाल्के जो हमारा एनजीओ उनके नाम से हम लोग हर रोज़ भंडारा करते हैं 12 बजे। उसके अलावा डीपीआईएफ रोटी और कपड़ा बैंक है। हम लोग अनाज और बचा हुआ खाना वो हम जमा करते हैं। आपका कपड़ा आप नहीं पहनते हो, वो कपड़ा हमें दीजिए। आप जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो कपड़ा हमें दीजिए। वो कपड़ा जमा करके हम लोग गरीब गाँव तक हम लोग वो कपड़ा लेके जाते हैं। उसके बाद हर संडे को इस मुंबई शहर में वो तमाम पुलिस चौकी, वो तमाम ट्रैफिक पुलिस चौकी पुलिस वाले और तमाम जो बीएमसी कर्मचारी जो हमारी मुंबई को साफ रखता है कचरे को साफ करके, उन सभी को हम सम्मान करते हैं। मतलब ऐसा काम अगर कोई और कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं कर रहा है, तो साथ में आ जाओ। हम और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाओगे, तो पीछे से मत बोलो। कर पाओगे, तो साथ में आ जाओ। तो जब साथ में आओगे, तो और भी काम बड़ा होगा, तो और ज़्यादा सबको सम्मान मिलेगा। तो दुआ में मुझे आज मुझे जो मिल रहा है, वो दुआ आपको भी मिलेगा। तो दुआ बाँटो, दुआ लो इंसान का। तो मैं तो दुआ ले रहा हूँ, इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, मेरी जितनी भी काम है, चाहे मेरा हर संडे को पुलिस चौकी जाके मैं पुलिस वालों का सम्मान करता हूँ, ट्रैफिक पुलिस का सम्मान करता हूँ। मैं बीएमसी को सम्मान करता हूँ, ऐसे आप भी आइए साथ में। जिस तरीके से मैं जूना कपड़ा जमा कर रहा हूँ, आप भी करो, साथ में चलो गाँव, हम सब साथ में देंगे, वहाँ से दुआ ले लो। उसके अलावा 12 बजे का दुआ के भंडारा साथ-साथ धन भी ले लो। नहीं, धन तो नहीं मिलेगा, वो तो धन अपने आप आ जाता है। दुआ जब आ के धन अपने आप आ जाता है। वो तो पीछे से वो रेडी है। उसके बाद हर रोज़ 12 बजे हम खाना खिलाते हैं। उसमें पैसा मत दो, आप अनाज दे दो हमें। आपको जो भी देना है अनाज में, वो दे दो और आप दुआ लो। यहाँ पे दुआ का भंडारा है। आप दुआ भंडारा के भरा हुआ यहाँ पर आप ले सकते हैं और उसके अलावा जो मेरा आने वाले जो मेरा चल रहा है जैसा मेरा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अभी आ गया गूगल प्ले स्टोर में। उसके अलावा बहुत सारे मेरा काम है, बहुत सारे मेरा आपने शो आपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की बात की है। जी, डिजिटल जी, प्लेटफ़ॉर्म बहुत तेज़ी से आए हैं, ख़ास जी, करके जब जी। से पैंडेमिक शुरू हुआ। कोविड जी, चल रहा है। जी, जी, आपको नहीं लगता कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जिस तरह का नंगापन जी। बहुत और अच्छी बात, गंदगी बहुत अच्छी परोसी बात। जा रही है, जी, कुछ भी दिखाया जा रहा है, जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ नंगा नाच हो रहा है। परफेक्ट इस बोले पे आप। बैन लगना चाहिए। मैं इसके ऊपर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सर और बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मैंने, बहुत अच्छा मैंने इसका भी लेटर मैंने अमित शाह जी से बड़े-बड़े जो मंत्री हैं सभी को मैंने मेल किया है। जी। जो उल्लू से लेके प्राइम फ्लिक्स के लेके जितने भी गंदगी मचा रहा है, इन सबके लेटर बना के, इन सबका नाम डाल के, हमने सब जगह पे मेल किया है, जी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद एक जवाब आता है, जो हमने केस किया, काफ़ी जगह पे केस हुआ, काफ़ी जगह पे जी। ऐसा हुआ है, तो हमने इसके ऊपर भी छेड़ा है। बेटी मेरी नारी मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, मेरी आन-बान शान है। नारी मेरी एक मेरी वाइफ़ है घर में, मेरी माँ भी है। तो नारी आपको बिटियाँ हुई हैं? बेटी हुई है, मेरी मेरी लक्ष्मी मेरे वो घर में आई है। तो नारी इतनी रूप है और उसी नारी को पैसा कमाने के लिए, चंद पैसे के लिए आप आपके घर में भी आपकी माँ है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, चंद पैसे के लिए आप लड़कियों को काम देने के बहाने में कपड़ा खोला जा रहा है। क्या यही कमाने का ज़रिया मिला आपको आज तक? और 2 हाथ नहीं दिया, तो चोरी पहन लो। और जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में लड़कियों को नंगा करते हैं ना, मेरा सुन लीजिए भैया, चोरी पहन लेना दोनों हाथ में और कमा लोगे। एक साड़ी पहन लेना, तुम भी ऐसा डांस करना, तुम भी कमा लेना। नारी का इज़्ज़त करना सीखो।
नारी को इज्जत करना सीखो। अगर तुमको काम देना है तो अच्छा काम दे दो। तो भैया कपड़ा क्यों खोल रहे हो? ये हिंदुस्तान है। यहाँ के कल्चर, यहाँ के सभ्यता, यहाँ के संस्कृति को तो पूरी वर्ल्ड सलाम करते हैं और यही इंडिया आज नंगा बन गया है, पूरा नंगा बन गया है। तो मैं सभी मंत्री से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में नंगापन है, उनको बैंड करो, नहीं तो हमारा टीम, दादा साहेब फाल्के आगे टीम, उनके ऑफिस में घुस के मारेंगे। मतलब जिस तरह महाराष्ट्र में मराठी मानुस जी, पूरी दुनिया में फेमस है अपने अलग स्टाइल के लिए, जी, आप भी वो ठान लेंगे कि अगर ये सब गंद हाँ, बंद नहीं किया गया जी। तो हम भाई हाथ उठाएंगे आप। ऑफिस में घुस के मारेंगे, क्योंकि डरते डर नहीं लगता है? नहीं, नहीं, नहीं। कानून से डर नहीं लगता है? पुलिस से डर नहीं लगता है? हम तो जेल जाएंगे ना। अगर वो पुलिस नहीं करेंगे तो हम करेंगे, क्योंकि हमें सभ्यता को बचाना है। अगर हम हिंदुस्तान का बेटा है, अगर इस मिट्टी में जन्म लिया है, अगर मेरी बेटी है, मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुआ, कल वो भी अगर एक्टर बनने का, क्या उसको मेरे मेरे आंखों के सामने क्या उसको नंगा करूं मैं? क्या यही मेरी सभ्यता है? क्या यही मेरी फिल्म लाइन है? दादा साहेब फाल्के जो फिल्म वो जगत का पिता है, क्या वो उसने इसीलिए फिल्म लाइन बनाया था जो मैं आज राजा हरिश्चंद्र मैं बना रहा हूं? कल मेरा 100 साल के बाद मेरी इस फिल्म लाइन को नंगा हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अगर जिंदा होता तो क्या ये फिल्म बनाने देता आपको? नहीं देता। तो क्यों बना रहे हो? अगर वो प्रशासन अगर बंद नहीं कर रहा है तो हमारा टीम जाके ऑफिस तोड़ेगा, जेल जाएंगे, कोई बाधा नहीं, लेकिन अच्छा काम करके हम जेल जाएंगे। हम उस आदमी को मार के जाएंगे जो हमारी सभ्यता को और हमारी संस्कृति को, हमारे नारी जैसे हमारे सम्मान को मिट्टी में वो ये मिला रहा है। अगर उनको मार के मुझे जेल जाना है तो मैं मंजूर, मैं जेल जाएगा। आजकल महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जी, पक्ष और विपक्ष जी, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जी, इसी दौरान मुंबई के पुलिस कमिश्नर जी, भी हटा दिए जाते हैं। जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर जी, आरोप लगते हैं। जी। कितना सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों को? जैसा कर्म ऐसा भर, जैसा आप कर्म करोगे ऐसा आपको फल मिलेगा सर। मुझे खाली इतनी बोलना है उन सभी के लिए, जैसे आप कर्म करोगे आपको ऐसे फल मिलेगा। ये कलियुग है, आपको भुगतना यही है। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी मंत्रियागण हैं, जैसे कर्म करोगे ऐसे आपको भोग भोग मिलेगा। भोग मतलब ये भोग नहीं, आपकी ज़िंदगी में भोग, वो आपको मिलेगा। और दूसरा, जितने भी नेता है, मंत्री है, एमएलए बने हैं, समाज में काम करोगे तो एमएलए बन के रहोगे 5 साल, नहीं करोगे तो चला जाओगे। उसके बाद आप बोलते रहोगे भाई मुझे तुमने क्यों नहीं वोट दिया? क्यों नहीं वोट दिया वो आपको पता है। क्योंकि जिस तरीके से नगर सेवक, एमएलए, एमपी आज इस कोविड-19 में नहीं आया, घर के बाहर एसी में बैठे हो। अगर एक नगर सेवक अपनी एरिया संभाल ले, अगर एक एमपी अपनी एरिया संभाल ले, एक एमएलए अपनी एरिया संभाल ले, तो मुझे नहीं वो लगता है कोई भीख मांगे जाके, क्योंकि वो बंदा अगर ये सब लोग अपना काम करने लगेंगे जी। तो कल्याण जी जाना कैसे बनेंगे? कैसे कल्याण जी जाना लोगों की हेल्प करेंगे? मैं चाहता हूँ हम सब करें। हिंदुस्तान है, हम सबका बेटी, हम सबका बाप है। तो भाई हम सब काम करें एक साथ। एक नगर सेवक चुनने के लिए 5 करोड़ चाहिए। एक एमपी एमएलए चुनने के लिए 20 करोड़ चाहिए। एक एमपी चुनने के 40 करोड़ चाहिए। 40 करोड़ तुम खर्चा का वो कर सकते हो जीतने के लिए, और जो आदमी आपको जिताता है, क्या उसको लिए तुम 2 करोड़ रुपए खर्चा नहीं कर सकते हो? धूप में खड़ा होता है दिन भर, वोट देते हैं आपको, आशा में बैठता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो आपको, मेरा घर चलाओ। आज इतने साल हमारे देश में आप राज कर रहे हो, चाहे हम तमाम वो नेतागण, देश के लोग ये नहीं बोला मेरा घर चलाओ, और इतना बड़ा कभी पहाड़ नहीं आया, लेकिन देश को मालूम पड़ गया राजनीति क्या है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिला। क्या मिला? ठंगा। तो ये पूरा पब्लिक को मालूम पड़ गया, जो हम जो वोट देते हैं, हम जो हमारी जो अधिकार जो आपको देते हैं, वो सिर्फ आपके घर बनने के लिए है। आज पूरी सिस्टम को मालूम पड़ गया हमारे 140 करोड़ जनता को। तो सिस्टम कुछ नहीं है, सिस्टम वही है, जीतेंगे अपनी परिवार, अपने बच्चा, अपनी बीबी, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बाजू वाला, अपने रिश्तेदार, यही जिंदा रहेगा, बाकी गया भाड़ में। तो इसलिए ठेंगा, इसलिए हम कह रहा हूं मैं, नगर सेवक अपना काम करे, एमएलए अपना काम करे, एमपी अपना काम करे, किसी कोई भूखा नहीं मरेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, लेकिन ये करेगा ही नहीं कोई। अगर ये करेगा तो पब्लिक बेवकूफ कैसे बनेगा? आज हमारा देश जिस आपदा से लड़ रहा है, जी, हमारे भाई बहन बुजुर्ग दवाइयों के लिए, जी, हॉस्पिटल के लिए तड़प रहे हैं। कब्रिस्तान में
कब्र बनाने के लिए जगह नहीं बची है। जी। शमशान में, शमशान घाट पर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कोविड के इस महामारी के दौरान जी। आपके चाहने वालों और हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? जी। सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसानियत निभाएँ, मैं सभी से निवेदन। जिस तरीके से कोविड काल में आप 1 किलो कंदा का ₹70 ले रहे हो, जो आता है ₹30 का, क्यों? ईमानदारी बना रहे हो, इसको ईमानदारी बोलते हैं। एक इंजेक्शन ₹700 का आता है, आप बेच रहे हो 70,000 में, ये आपका ईमानदारी है। सरकार चिल्लाते हो। जिस एम्बुलेंस से लोग लेके जाता है उसका ₹25,000 ले रहे हो, काय का ₹25,000 भैया? ₹1,000 वो खर्चा होता है। यही ईमानदारी है, हैं? अपने भाई लोगों के लिए। जिस शमशान घाट में बेचारा उनके घर से उजड़ गया, कमाने वाला, कोई नहीं है। बेचारा उनके लिए खड़ा है लाइन में 6 घंटा। उसके बाद भी ₹25,000 ले रहे हो, ये ईमानदारी है। ये तमाम जो भाजी आज नींबू क्योंकि बोल दिया वो सरकार ने नींबू का पानी पीना है, तो 1 नींबू ₹15 का। ये ईमानदारी है। अगर ये ईमानदारी है, कल तुम्हारा घर में किसी को होगा, भगवान खुदा ना खास्ता, वो अगर चला जाएगा, तो आपका ये ईमानदारी बहुत पछताएगा आप, दिल से पछताओगे, क्योंकि घर का आपका खुद का नहीं गया है, किसी और का गया है, इसलिए आपको दर्द नहीं है। जिस दिन खुद खुद का जाएगा ना, खुद के परिवार का जाएगा ना, तब सीधा यहाँ लगता है और वो ईमानदारी आपका मर जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, भाई मत लो ऐसा। ये जितने भी ले रहे हो ना, ये ब्लैक में ये सब कर रहे हो, भैया मत करो। कल तुम्हारा घर में होगा ना किसी को, तब तुम्हारा ईमानदारी काम नहीं आएगा। सीधा भगवान बोलेगा आजा, तुमने बहुत लूट लिया, अब तू अभी आजा। तो आप सभी से निवेदन कर हाथ जोड़ के, एक गरीब आदमी हाथ जोड़ रहा, आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ मैं, इस कोविड काल में हेल्प करो। अगर कोई बाजू वाला का खाना नहीं है ना, खाना दो उसको, प्लीज़ दो उसको। कल ईद है हमारे मुसलमान भाइयों का, बहनों का। अगर किसी घर में अगर सही में अगर उसके घर में कुछ सामान नहीं है, अगर वो कल वो ईद नहीं बना पाएगा, तो मेरे हिंदू भाई से मेरा निवेदन है, सभी से निवेदन है, उनको हेल्प करो। कल वो अच्छा से ईद बनाए। कल हमारा दिवाली आएगा, तो मैं तो कल मुसलमान भाई हमें ये हेल्प करेगा। यही हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही हमारा हिंदुस्तान है। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जेब में अगर ₹5 है, तो ₹1 देने का कोशिश कीजिए। आप सभी से निवेदन है, उसका बूच मत मारिए किसी का। क्योंकि वो जिस दिन बूच मारेगा ना, तो ये पलटी ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा, तो ना तुम्हारा बीएमडब्ल्यू गाड़ी रहेगा, ना ऑडी रहेगा, ना मर्सिडीज रहेगा, ना जैगवार रहेगा, ना आपका 25 माले का बिल्डिंग रहेगा। सब खत्म हो जाएगा। अब तक वो शांत है, हमें घमंड है, लेकिन जिस दिन उसको घमंड होगा, जिसने सृष्टि किया है इस दुनिया को, चाहे अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो, जिस दिन उसको घमंड आ गया ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, ये पृथ्वी, तब तुम रहोगे, ना करोड़पति रहेगा, ना गरीब आदमी रहेगा। शमशान घाट में सब जा रहा है, करोड़पति भी जा रहा है, गरीब आदमी भी जा रहा है। एक है, सब एक है। सोता है 6x6 में, खाता है वही किसान का वो अनाज, तो काय का करोड़पति भैया। तो आ जाओ, हेल्प करो। आपको जरूरत है, तमाम वो कलाकार, तमाम वो बिजनेसमैन, तमाम वो क्रिकेटर, तमाम वो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है हमारे हिंदुस्तान के, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो टीवी एक्टर हो, वो सभी से निवेदन है, कमा के बैठा हुआ अभी कुछ दान कर दो, अच्छा रहेगा। नहीं तो वो कमाई भी सर कुछ नहीं काम का आएगा, क्योंकि लेके नहीं जाना है आपको। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है आपको। तो कुछ कर दो दान, नहीं तो कुछ आप चला जाओगे तो पछताएगा, भैया मेरा सब छोड़ के जा रहा हूं मैं। दान कर दोगे तो कम से सोनू सूद की तरह आप कुछ नाम कमा पाओगे। तो ये थे हमारे साथ गरीबों के एक्टर के नाम से मशहूर कल्याण जी जाना। आज हमारे स्टूडियो में आए, इनसे हमने ढेर सारी बातें की और सबसे बढ़िया बात इनकी ये लगी, हमारा जो देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता है, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, ये गाड़ी के 4 पहियों की तरह एक छत के 4 पिलर हैं। ये कोई अलग नहीं है। अगर आपके आस-पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है, तो उसके साथ खड़े रहिए, ना कि उसको अवॉइड करिए, नज़रअंदाज मत करिए। आपसे जितना बन पड़े उसकी हेल्प करिए, क्योंकि ये छोटी-सी हेल्प ना जाने किसके लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दावेद खान शो। जय हिंद।